Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we'll study about that how the microorganisms are used in biogas production. Biogas or we can call it गोबर गैस. तो बायोगैस जो प्लांट है या फिर हम कहेंगे क्या जो गोबर गैस है वो बनती किससे है. तो ये जो डंग यूज़ किया जाता है रूमिनेंट्स का, काउज एंड बफेलोज का, और उस डंग को हम यूज़ करते हैं बायोगैस की प्रोडक्शन में. किसमें? बायोगैस की प्रोडक्शन में. ये बायोगैस जो है इसमें आपका मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन होगा. क्या और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा. इसमें आप H2S इसमें नहीं होगा. ठीक है, H2S किस में प्रेजेंट होगा? जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो स्लज था उस स्लज में से क्या निकल रहा है? आपका H2S निकल रहा है. लेकिन ये H2S बायोगैस में नहीं प्रोड्यूस होगा. इन सब को हम कहाँ यूज़ करेंगे? मेनली तो बेटा मीथेन होता है. बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज़ मीथेन, और इस मीथेन को हम यूज़ करते हैं जैसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये बनता कैसे है? तो यहाँ इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए. और जो माइक्रोब, मेन माइक्रोब जो प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं मिथेनोजेंस. क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस. और मिथेनोजन में भी मतलब दीज आर द बैक्टीरियाज. आर्की बैक्टीरिया है आपकी मिथेनोजन, जो हम कहेंगे कि एडवर्स कंडीशन में पाई जाती है. कहाँ स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे कहाँ पाई जाती है. और मिथेनोजन का जो स्पेशल एग्जाम्पल है दैट इज मिथेनोकोकस. मिथेनोकोकस. तो ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पाई जाएगी? ये रूमन में पाई जाती है. रूमन स्टमक का पार्ट है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ स्टमक. और ये जो स्टमक है हर किसी का स्टमक नहीं है, ये आपके कैटल्स का स्टमक है. ये जो स्पेशल स्टमक है, मतलब जो आपकी कैटल्स होती हैं, काउज बफेलोज होती हैं, उनके स्टमक में एक स्पेशल पार्ट होता है दैट इज नोन एज रूमन. और इस रूमन में आपकी स्पेशल, या फिर हम गट भी लिख सकते हैं, इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स. ठीक है, गट ऑफ दीज कैटल्स एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है दैट इज मिथेनोकोकस. और ये मिथेनोकोकस बैक्टीरिया सेलुलोज पे, किस पे? सेलुलोज पे एक्ट करती है. और सेलुलोज पे एक्ट करने के बाद ये क्या बनाती है? ये बनाती है मीथेन. किसकी फॉर्मेशन करती है? मीथेन की फॉर्मेशन करती है. मतलब ये जो बैक्टीरिया है आपकी किस में प्रेजेंट होगी? काउ डंग्स में प्रेजेंट होगी, बफेलो डंग में प्रेजेंट होगी. और उसे हम लोग एनएरोबिकली, हम क्या करेंगे? एनएरोबिकली उसको डाइजेस्ट करवाएंगे और हमारे बायोगैस की फॉर्मेशन होगी. किसकी फॉर्मेशन होगी? बायोगैस की फॉर्मेशन होगी. तो यूजुअली रूरल एरियाज में, विलेजेस में बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं. अराउंड 10 to 15 फीट का कंक्रीट का एक टैंक होता है. और उस टैंक में अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, कंक्रीट टैंक है. हाइट भी इसकी जो दे रखी है एनसीईआरटी में दैट इज 10 to 15 फीट. कितना? 10 से 15 फीट. बेटा इसमें एक ओपनिंग होगी, इनलेट होगा ये. ठीक है, क्या होगा? इनलेट होगा. फिर एक आउटलेट होगा और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होगा. क्या होगा? फ्लोटिंग कवर. और इस फ्लोटिंग कवर के ऊपर एक पाइप लगी हुई होगी. अंडरग्राउंड होगा. और ये क्या कहलाता है? आपका बायोगैस प्लांट कहलाता है. तो यहां से क्या आती है? यहां से आती है स्लरी. क्या आती है? स्लरी. स्लरी का मतलब क्या है? जो डंग है, काउ डंग, बफेलो डंग, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है अलोंग विद द वेजिटेबल पील्स, या जो हमारे घर का जो वेस्ट है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है. और पानी के साथ मिला के पतला से एक लिक्विड तैयार कर लिया जाएगा, उसको हम स्लरी कहेंगे. और ये स्लरी आएगा आपके इस टैंक में जहाँ पर एनएरोबिकली जो डाइजेशन होगी, एनएरोबिक डाइजेशन होगी. और ये जो मिथेनोजेंस हैं, मिथेनोकोकस है, ये सेलुलोज पे एक्ट करेगी और धीरे धीरे यहाँ पे मीथेन की प्रोडक्शन होगी. जब मीथेन बन जाएगी तो ये फ्लोटिंग कवर, ठीक है, ये क्या है? फ्लोटिंग कवर है. ये मूव करेगा और यहाँ से जो बायोगैस है, मतलब एक लीड लगा दी जाती है
हम कहेंगे कि एक छोटा सा पाइप लगा दिया जाता है, उस पाइप के थ्रू जो बायोगैस है उसका कनेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो वेस्ट बच गया, मतलब जो डाइजेस्टेड स्लरी है, क्या है, डाइजेस्टेड स्लरी है, वो भी धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के कारण ऊपर की तरफ आ जाएगी और इस आउटलेट से ये बाहर आ जाएगी और हम इसे एज ए मैन्योर यूज करेंगे, हम इसे एज ए मैन्योर यूज करेंगे। तो हमारे पास बायोगैस से दो प्रोडक्ट्स आएंगे बायोगैस प्लांट से, पहला आ गया बायोगैस और दूसरा आ गया ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या आ गई, मैन्योर। किससे बनी ये मैन्योर, मैन्योर स्लरी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बायोगैस प्लांट है जिसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है, इसमें जो कैटल्स होती हैं, कैटल्स के डंग को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उस डंग में स्पेशल बैक्टीरियाज होती हैं जिनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं, दे आर द आर्की बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल कहेंगे तो दैट इज मिथेनोकोकस, जो यूजुअली रूमन में या फिर हम कहेंगे कि गट ऑफ कैटल्स में पाई जाती है। ये सेलुलोज पे एक्ट करके मीथेन की फॉर्मेशन करती है। अब हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, आप लोग मुझे बताओगे कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो है बायोगैस प्लांट, इसका आइडिया आया कहाँ से, मतलब किसने इस आइडिया को जनरेट किया या फिर किसने इस बायोगैस प्लांट को डेवलप किया। तो यहाँ पर फुल फॉर्म्स आती हैं आपके एग्जाम में, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। तो ये इन दोनों ने, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, ये सारी जो बातें हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं आपकी एनसीईआरटी में हैं। तो इन लोगों ने, मतलब इन लोगों ने नहीं, इन डिपार्टमेंट्स ने क्या किया, बायोगैस प्लांट को डेवलप किया। IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने बायोगैस प्लांट को डेवलप किया। तो भाई ये था बायोगैस प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट से कैसे डिफर करता है ये आप लोग देख चुके हो। नेक्स्ट जो है, हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। किसके तौर पे, किसके फॉर्म पे, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब देखो दो तरह के फार्मर्स होते हैं, एक होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करेगा अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, ईल्ड के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स। ये ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं ये फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते। इसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं ये बहुत सारे, मतलब जो पेस्ट है उनकी लाइफ साइकिल और इन सब के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि भाई कोई पेस्ट इरेडिकेट नहीं होना चाहिए, किसी भी पेस्ट का अनवांटेड हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो देखो क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने वाले जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या है, उन्हें इरेडिकेट, खत्म करना है। जो पेस्ट उनकी फसल को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो उन पेस्ट को बिल्कुल इरेडिकेट कर रहे हैं। चाहे उसमें यूजफुल जो इंसेक्ट हैं वो भी मरे या फिर जो हार्मफुल हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे। बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ह्यूमन हेल्थ को, साथ में जो प्लांट्स हैं, हमारी सोयल है, बर्ड्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन सभी को हार्म कर रहे हैं। लेकिन जो इन फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इन केमिकल फर्टिलाइजर से, मतलब जो एक तरह का मतलब मॉडर्न फार्मर है, उससे अब का जो एक ट्रेडिशनल फार्मर भी हम कह सकते हैं, या फिर जो बहुत दिमाग वाला फार्मर जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मर, ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, इनको यूज नहीं करते और ये बिलीव करते हैं कि आप किसी भी पेस्ट को इरेडिकेट, टोटली डैमेज नहीं कर सकते, टोटली आप उसको फिनिश नहीं कर सकते, बस उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कि जो पेस्ट हैं उन्हें आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेथड यूज हो रहा है दैट इज प्रिडेशन।
किस बेसिस पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो? प्रिडेशन के बेसिस पे, कि आप उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानिए, ऐसे जो पेस्ट हैं उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानिए, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में जानिए, उसके साथ कि उनको मतलब क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, इन सब के बारे में जानिए, और उनका प्रीडेटर कौन है। कुछ ऐसे इंसेक्ट तो होंगे ना जो इन पेस्ट को एज अ फूड कंज्यूम करते होंगे, तो इनका प्रीडेटर कौन है। अगर इन सब के बारे में हमें पता है, जो एक इंटेलिजेंट फार्मर जो होता है वो इन सब के बारे में देखता है कि इस पेस्ट की लाइफ साइकिल, फीडिंग हैबिट, देन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड प्रेडेटर, और फिर वो इस प्रेडेटर को यूज करेगा ताकि वो इस पेस्ट को खत्म ना करके कंट्रोल कर सके, जिससे क्या होगा, वो पेस्ट जो है वो मरेगा नहीं। अच्छा, पेस्ट मर भी गया तो क्या होगा? देखो बेटा, हमने फूड वेब पढ़ी है, फूड चेन पढ़ी है, छोटी क्लासेस में आप सबने फूड चेन और फूड वेब पढ़ी हुई है। अगर एक भी एनिमल, एक भी ऑर्गेनिज्म आपकी उस फूड चेन में से मिस हो जाएगा, मिसिंग रहेगा, तो पूरी जो फूड वेब है वो इफेक्ट होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है, और ये एक इंटेलिजेंट फार्मर इसके बारे में जरूर सोचेगा कि उसे इकोसिस्टम को हार्म नहीं करना है। दूसरा क्या है? ऑब्वियसली वो मैन्योर्स को यूज करेगा। भाई ये तो एक प्लस पॉइंट हो ही गया, ये अलग बात हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में, मतलब माइक्रोब्स के बारे में, मतलब प्रीडेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? लाइफ साइकिल जानेगा, फीडिंग हैबिट, एनवायरमेंटल कंडीशन और प्रेडेटर्स। अब इसके साथ साथ वो कुछ मेथड्स को यूज करेगा। मेथड्स बोले तो लाइक ही विल यूज लेडी बर्ड, मतलब लेडी बर्ड को प्रमोट करेगा, क्योंकि लेडी बर्ड क्या है? प्रेडेटर है। किसकी प्रेडेटर है? एफिड्स की। एनसीईआरटी में दे रखे हैं और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ड्रैगन फ्लाइज, जो आपकी ड्रैगन फ्लाइज हैं वो फीड करती हैं मॉस्किटोज पे, ठीक है। तो लेडी बर्ड है वो, इसकी ये किस पे फीड करेगी? इट विल फीड अपॉन द एफिड्स, एंड ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो मॉस्किटोज को ईट करती हैं। इसके अलावा जैसे एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रुएंजेनेसिस, बैसिलस थ्रुएंजेनेसिस, बीटी कॉटन नहीं, सिर्फ बीटी। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करती है? ये इंसेक्ट को किल करती है, ठीक है। इंसेक्ट को कैसे किल करेगी? इस बैक्टीरिया के बेटा जो स्पोर्स हैं वो एक सैशे में पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं। उन स्पोर्स को पानी में घोल के पूरे आप खेत में फैला दीजिए, अपनी क्रॉप के ऊपर उसको स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा ये एक स्पेशल कंडीशंस में, लाइक एक एल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिवेट हो जाएगी बैक्टीरिया, उसके गट में जाके होल कर देगी और उस इंसेक्ट को मार देगी। और इसी चीज़ को हमने फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है। तो बैसिलस थ्रुएंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिसके स्पोर्स सैशे में मिलते हैं, और इन स्पोर्स को वाटर में मिक्स करके पूरे फील्ड में स्प्रेड किया जाता है। ये जो ब्रेसिका फैमिली है, ठीक है, अलोंग विद जितने भी जो फ्रूटिंग ट्रीज हैं, उन सब के ऊपर इसके स्पोर्स को हम स्प्रेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक वायरस है, ठीक है, दैट इज नॉन। अच्छा, वायरस से पहले हम फंजाई कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले फंजाई है, उसके बाद में क्या है आपकी वायरस के बारे में बता रखा है, दैट इज ट्राइकोडर्मा। ये जो ट्राइकोडर्मा है ये एक फंजाई है, और ये प्लांट्स में रूट पैथोजेंस, वो ऑर्गेनिजम्स जो रूट को डैमेज करते हैं उनको डेवलप नहीं करने देता, उनको मार देता है, ठीक है, उनको किल कर देता है। मतलब जो ऐसे पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये ट्राइकोडर्मा फंजाई जो है रूट पैथोजेंस को किल करता है, उनको स्टॉप करता है, कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे किसकी? वायरस की। वायरस को हम लास्ट में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर एनसीईआरटी में ना वायरस के साथ एक टर्म दे रखी है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो वायरस है वो कौन सी है? बैक्यूलो वायरस। कौन सी है बेटा? बैक्यूलो वायरस। और इसका जीनस जो है, मतलब ये कौन से जीनस से बिलोंग करती है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रन, न्यूक्लियोपोलीहेड्रन, ठीक है। और वायरस का नाम है बैक्यूलो वायरस। ये क्या है? ये एक
स्पेसिफिक मतलब ऐसी वायरस है जो मैमल्स, रेप्टाइल्स इन सबको हार्म नहीं करती, हमें हार्म नहीं करती, प्लांट्स को हार्म नहीं करती। ये कुछ स्पेसिफिक पेस्ट पे अटैक करती है। किस पे? स्पेसिफिक पेस्ट पे अटैक करती है। मतलब इनका जो ये कंट्रोल जो कर रहे हैं वो कैसा है? नैरो है, नैरो स्पेक्ट्रम जैसा। बहुत ही चुनिंदा ऐसे जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, उनके ऊपर ही अपना काम करेंगे, अटैक करेंगे, उनको किल करेंगे। तो इसीलिए ये ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड नीट दोनों में आता है। इसीलिए हम बैक्यूलो वायरस का एज ए एग्जाम्पल लेते हैं किसमें? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है पेस्ट का जहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको यूज किया जाता है जो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पेस्ट को ही किल करेगा। मतलब सबको नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम टाइप का इनका एक्शन होगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। लास्ट टॉपिक जो रहता है एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, माइक्रोब्स का, और हम कहेंगे कि जो हमारी यूनिट है दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना है, नोस्टोक है, ओसिलिटेरिया है। ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो, फिर भी यहां पे पढ़ रहे हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना तीनों, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, फिर हो गया आपकी बैक्टीरिया, जिसमें आपके 3 एग्जाम्पल गिवन है, राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरुलम है। ये तीनों एग्जाम्पल्स किसमें है? एनसीईआरटी में। एंड द लास्ट वन दैट इज द फंजाई, अ स्पेशल फंजाई नॉन एज ग्लोमस फैमिली से जो बिलोंग करती है। और ये क्या करेगी? माइकोरहिजा, एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोरहिजा की फॉर्मेशन करती है। ये नाम आपको याद रखने हैं, वायरस का भी। ठीक है, फिर ट्राइकोडर्मा का भी जो एज अ मतलब रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। फिर आपके साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई के एग्जांपल्स। तो इसके साथ जो आपका चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF मिल जाएगा, मतलब लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हुए हम मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।